Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affair. So let's get started. Let's move to the question number 1. हाल ही में भारत की किस संस्था ने लागत प्रभावी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो आंसर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 तरह के वेंटिलेटर डेवलप किए हैं और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जैसा कि अभी कोविड में हम 2 तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा झेले। एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे सिलेंडर की कमी हो गई, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। क्यों? बहुत महंगे पड़ रहे थे और प्रोड्यूस भी हमारे यहाँ उतना प्रोडक्शन नहीं था उतने ऑक्सीजन का, बहुत सारी उसके लिए जो फैक्ट्रीज हैं बनाई नहीं गई थी। दूसरा क्या था? वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे कहीं, मतलब बेड नहीं मिल रहे थे खाली हॉस्पिटल में, तो वेंटिलेटर वगैरह कमी थी। तो इन दोनों को कमी के पीछे एक कारण और भी था कि इनको प्रोड्यूस करना थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो उसको कम लागत में बनाने के लिए बनाया है किसने? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। तो उनके 3 तरह के वेंटिलेटर इन लोगों ने बनाए हैं और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, सो ये 3 तरह के वेंटिलेटर जो बनाए हैं उनके नाम है प्राण, स्वस्थ एवं वायु। इसको याद रखिए, ये पक्का एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चन को देख के ही आपको लग जा रहा होगा कि ये पक्का आएंगे आने वाले एग्जाम परीक्षाओं में। तो प्राण, स्वस्थ एवं वायु और श्वास नाम का ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने बनाया है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आई ऑलरेडी गिवन इन दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या मैं इसके लिए पीडीएफ वो करता हूँ। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप जुड़िए और वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिलेगा, सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर बात हुई तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक फैक्ट वो लेते हैं। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1963 में। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, 1963 में वो बनाया गया था। इसका जो मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? इसरो। ISRO, इसरो। इसकी जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर जो हैं एग्जीक्यूटिव, एस सोमनाथ है। बस इतनी चीज आप इसको अपने दिमाग में रखिए कि ये इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्य जो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इसरो है। इसको 1963 में इसको फाउंड किया गया था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कौन सा गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना है? तो उस गांव का नाम है वेआन। तो ये कहाँ का गांव है? जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम है वेयान। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है। ये पहला गांव बना है, तो इसलिए आप इसको हल्का सा दिमाग में रखिए बस। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं बताना है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना याद रखिए कि वेयान गांव का नाम है जहाँ पर 100% वयस्कों का टीकाकरण हुआ है और एक पहला गांव बना है। क्वेश्चन नंबर 3। किस इंस्टीट्यूट के इंजीनियरों ने कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है? तो आंसर है MIT। MIT को अगर उसको पूरा नाम इसका क्या है? मसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है? USA में है, अमेरिका में है। ये बहुत दुनिया का सबसे नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट में इनकी गिनती होती है। अंडर 10 में आते हैं सब, कैम्ब्रिज, MIT। तो इसको आप इसका नाम याद रखिए, कहाँ पर है? USA में है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग करके इन्होंने बिजली पैदा की है। इससे पहले मतलब कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग करके बिजली पैदा नहीं होती रही होगी। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो या अगर मास्टर्स किए हैं साइंस में तो आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ये आपको नए नए ट्यूब आपको दिख रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब दिख रहे हैं। एक्चुअल में जितने बड़े दिख रहे हैं इतने बड़े होते नहीं, हमारी नग्न आंखों से इसे देख नहीं सकते। ठीक है, ये बाल से भी पतले होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते। तो इससे इन्होंने बिजली पैदा की है। इसके बारे में कुछ आप प्रॉपर्टी अगर जान लीजिए, ये बहुत मजबूत होते हैं, डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और स्टील से भी ज़्यादा, मतलब डायमंड से ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, स्टील की तरह मजबूत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको बड़ा जोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन ये मुख्य नॉर्मली बहुत छोटे होते हैं। अब इसके बारे में बस इतना जानिए कि कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग करके MIT इंस्टीट्यूट ने बिजली पैदा करने का एक नया तरीका इजाद किया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। किस देश को 2022 से लेकर 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक
और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। तो उस देश का नाम है भारत। देखिए मैंने ऑलरेडी इसको बोल्ड कर रखा है। तो भारत को क्या है, राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसकी 6 बॉडी हैं, उसका जो इकोसोक है एक 6 में से एक है। जैसे यूएनजीए है, यूएनएससी है। तो जो यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडी है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के मैं इसको वो कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ बताना है। इसको शॉर्ट में बता दे के कोई मतलब काम ख़त्म नहीं करना है, इसलिए इसके बारे में मैंने वो अभी नहीं बताया। अगर भारत की बात हुई है तो इतना चीज़ आप आज के लिए याद कर लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो भारत की ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल लंबाई कितनी है, अगर इसको आप ध्यान देंगे तो कितनी है, 3214। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। इसको याद कर ऐसे याद रखिए 1 2 3 और इधर 4, ऐसे उल्टा करके आप लिख देंगे तो आपको आ जाएगा 3214। और जो हॉरिजॉन्टल इनकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इतना आज के लिए आप याद रखिए अगर आप नहीं जानते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, इस इमेज से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसके जो अक्षांश और देशांतर का आपने नाम सुना होगा। जो उत्तरी, सबसे उत्तर में जो अक्षांश है, जो भारत की जो सीमा है, उस अक्षांश कितना है 37.6 कितना नॉर्थ, और 8.4 यहाँ पर लिखा है इसका अक्षांश है। और इसके देशांतर की अगर बात करें, देशांतर लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट, पूरब की ओर है पश्चिम की ओर। तो इसको आप इतना याद रखिएगा, ये 4 चीज़, इनकी लंबाई और एक कितना विस्तार है अक्षांश के रूप में और देशांतर के रूप में। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस याद ही रखना चाहिए कि अपने भारत का विस्तार कितने से कितने के बीच है। 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर पूरब अगर पश्चिम की बात किया जाए तो 68.7 और 97.25 ये है। इसको बस आप रफली याद रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल 8 तारीख थी, तो 8 तारीख को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो भी जून मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में जितने भी डेज, इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, उनको मैंने ऑप्शन दे रखा है ताकि एक बार इनका रिवीजन हो जाए। 1 तारीख को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड मिल्क डे, उस दिन की। और 5 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 7 तारीख को अभी मनाया गया था कौन सा, फूड सेफ्टी डे। तो इनको आप याद रखिए, मिल्क डे, 5 को एनवायरनमेंट डे, 7 तारीख को मनाया गया था आपके फूड मतलब सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा दिवस क्या हिंदी में इसे बोलते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में मैं आपको हिंदी में सारा कुछ टाइप करके दे दूंगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टाइप करने में समय लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसा कर दिया। और क्या है कि 8 तारीख को मनाया गया ओशियन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे मतलब विश्व महासागर दिवस। इनकी देखिए आजकल एग्जाम में थीम पूछी जा रही है। अब डेज सभी याद करके बैठ चुके हैं, इतना कंपटीशन हो गया है कि आप इसको डेज याद करके आप कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार देंगे, ठीक है। आपको इसकी थीम याद होनी चाहिए। सॉरी मैं इसको हिंदी में लिखना भूल गया, मुझे जैसे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी टाइप कर दिया, अब बन गया है। फिर भी आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन हिंदी इसके अलग अलग लोग अलग अलग इसकी हिंदी बना के रख देते हैं, मुख्यतः इसको इंग्लिश में इसका जो भी थीम बनाई जाती है। तो 8 जून को मनाया गया द ओशियन, इसकी जो ओशियन डे मनाया गया, इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। और ये जो 3 हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ओके। सो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, एनवायरनमेंट डे की थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और 7 तारीख को सेव फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना ने कितने स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए हैं नौसेना में? 3 अभी शामिल किए गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो सके बहुत अच्छा है, नहीं तो ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस की 6 बॉडी होती हैं। देखिए आज 2 क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैं इसको बारे में मैंने सोचा डिटेल वीडियो बना के मैं इसको डाल दूंगा चैनल पर।
तो यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडी में एक क्या है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो मुख्यतः नियम कानून बनाती है। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है। उसी तरह एकोसोक के बारे में हमने देखा, तो उसी इसके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। तो इसके 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किनको, अब्दुल्ला शाहिद को। अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं, मालदीव के हैं। ये विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनको चुना गया है अध्यक्ष के रूप में यूएनजीए का। ये सबसे मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल्ला शाहिद का नाम याद रखिए, ठीक है। किस बैंक ने भारत के एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अगर हिंदी में बोलें तो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, ओके, को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किस बैंक ने, द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप कहाँ पर है, यूनाइटेड वाशिंगटन डीसी में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम याद रखिए, डेविड मालापास। और इसके फाउंड किया गया था 1944 में। 3 चीज़ें आप याद रखिए। 1944 में बना था, कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी का पूछता है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। तो पूछ देता है कभी कभी कि डीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप इसको याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। प्रेसिडेंट डेविस मालपास है। देखिए मैं कई बार बोल रहा हूँ ताकि आप इस पर ध्यान दें, बहुत लोग कैजुअली सुन लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग मेनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, किस एनालिटिकल कंपनी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 11 से घटाकर 9.5 कर दिया है। तो ये भारत की ही एक एनालिटिकल कंपनी है। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करने वाली कंपनी है, जो कि विश्लेषण की है क्या, कि अपने भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं, जो पहले 11 बताई थी, अब उसने बताया कि नहीं भैया घट के हम 9.5% ही रह जाएगी। उसका नाम है क्रिसिल, ओके। 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने के औपचारिक रूप देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है देश है अपना भैया रसिया। तो अब ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हल्का से बता रहा हूँ कि एक कई देशों के बीच क्या एक सहमति बनाई गई थी। जैसे 2 पावरफुल देश हैं मुख्यतः अगर बोला जाए तो, रसिया और अमेरिका और कनाडा, ये सब उसमें जो मेजर कंट्री थी। इन्हें बनाया कि भैया अमेरिका को लगता था कि रसिया कोई परमाणु बम बना रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ बना रहा होगा जो इसमें विश्व के लिए खतरा है। रसिया को लगता था कि अमेरिका बना रहा होगा, कोई हाइड्रोजन बम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो एक दूसरे ऐसा न किया जाए, तो इसके लिए एक संधि बनाई गई थी कि अमेरिका अगर चाहेगा तो रसिया के खुले आकाश पर, ओपन स्काई मतलब खुले आकाश पर, अपने विमान घुमा के देख सकता है, अपने मतलब यंत्रों का प्रयोग करके चेक कर सकता है कि कोई अवैध, कोई गलत हथियार तो रसिया नहीं बना रहा है। उसी तरह रसिया भी कर सकता है, और जितने भी ओपन स्काई ट्रीटी के जितने भी मेंबर कंट्री थे, जितने भी सदस्य देश थे, ऐसा कर सकते थे अगर जिस भी देश में अपने हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या था कि 72 घंटे पहले, जैसे रसिया चाहता है कि अमेरिका को चेक करने के लिए, तो 72 घंटे पहले वो सूचना देगा कि मैं भैया आपके देश में आके ओपन स्काई में मैं अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूँ। तो 72 घंटे पहले बताना होगा। उसके बाद 24 घंटे पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि किस रास्ते से आपका विमान जाएगा, तो अमेरिका को बताना पड़ेगा। तो इसमें ये सब बातें थी ओपन स्काई ट्रीटी में, जो कि नवंबर 2020 में क्या हुआ कि ट्रंप जी थे, इन्होंने लगा कि भैया कि एक जगह अपने रसिया से एक एरिया से विमान उड़ा के ले जाना चाहते थे, रसिया ने मना कर दिया। तो एक तरह से रसिया ने उल्लंघन किया ट्रीटी का। लेकिन रसिया का पक्ष था कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो मैंने पहले ही बता रखा था कि इस एरिया से कोई विमान कभी नहीं जाने दूंगा। उनका कोई सेंसिटिव जोन रहा होगा। तो ट्रंप ने बोला कि भैया आप तो ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ट्रंप बाहर निकल गए ओपन स्काई ट्रीटी से। अब रसिया कह रहे हैं भैया जब मेजर कंट्री है, अमेरिका से ही मुझे डर है, अमेरिका जब बाहर निकल गया तो मेरे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था ओपन स्काई ट्रीटी। तो अब रसिया ने भी क्या किया, इससे औपचारिक रूप से इससे बाहर निकल गया। तो इसमें इधर जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ये सारे ओपन स्काई के मेंबर थे। तो मेजर कंट्री यही दो हैं,
जो अगर बात किया जाए, इसीलिए देखो इनको अलग कलर से कलर किया गया है, यूएसए एंड रसिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अलग कलर से यहाँ पर भी तो किया गया है। तो जान लीजिए ये अलास्का है, जो अमेरिका इसके ही कंट्रोल में है, ये यूएसए के ही कंट्रोल में अलास्का है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन स्काई ट्रीटी। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, एंड यू कैन टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। देखिए कि आपको कोई भी कहीं भी पढ़िए, देखिए मेरा इंटरेस्ट है कि आप पढ़ाई करें और कम समय में अच्छा मटेरियल आपको मिले। इस पे बहुत सारा मैं 5-5 घंटे काम करता हूँ इस पे, इसको एक तरह से छांटने के लिए, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे करंट अफेयर बनाए जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करके बनाने में वो बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब क्या है कि आप कहीं से पढ़िए, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म चूज करिए, कम समय दीजिए। कहीं कहीं आपको 1-1 घंटे का लाइव लेक्चर चलता है करंट अफेयर का, ये बिल्कुल वर्थ वाइल नहीं है। आप 1 घंटा अगर आप दिन के दे रहे हैं तो ये गलत है बिल्कुल, ये छोटे मोटे एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह के लिए देते तो कुछ समझ में भी आता। तो आप कम समय में अगर प्रोडक्टिव चाहते हैं तो कोई एक अच्छा चैनल पकड़िए, या मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, एंड आई विल गिव द बेस्ट मटेरियल आउट ऑफ हियर। सो दिस इज़ ऑल, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम से भी आप वो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बिलो। सो that's all. Thank you very much for giving your precious time, and again I will say that just keep learning, keep growing. Have a good day ahead. Thank you very much.